जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब की क्लासेस में। ये स्टूडेंट्स एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं, इसी जीएस के सेक्शन में आज हम लोग आपके 12वीं पेपर के साथ उपस्थित हैं। इस सीरीज में हम लोग जो बेहतरीन क्लासेस को पढ़ रहे हैं, तो इससे की सहायता से आपको पढ़ने में समझने में हेल्प मिल रही होगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखते हैं आज की क्लास में। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में ऋतुओं में से काल वैसाखी शब्द भारत के किस राज्य में प्रयोग करता है। यहाँ पर एक टर्म आपका इस्तेमाल हो रहा है काल वैसाखी। वैसाख का महीना हमारा आपका जब हिंदू अगर कैलेंडर का देखा जाए, चैत्र यानी जो हमारा आपका मार्च अप्रैल के बाद का महीना होता है अप्रैल, और उसके बाद का हमारा आपका जो मई का महीना है उसको हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैसाख का महीना मानते हैं। तो यहाँ पर आपका इसको काल वैसाखी शब्द ऐसे क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पश्चिम बंगाल और असम राज्य में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आने वाला आपका जो मानसून पूर्व वर्षा है, ठीक है, मानसून हमारा आपका मेनली जो आपका 1 जून के आस से इंटर करता है भारत में। इस मानसून पूर्व की वर्षा यानी कब की आपकी मई महीने की। तो ये जो मानसून पूर्व की वर्षा है जो असम और पश्चिम बंगाल राज्य में होती है, और ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, और तीव्र हवाओं की वजह से वर्षा की जो प्रवृत्ति होती है उसकी वजह से इसको काल वैसाखी ऐसा नाम दिया जाता है। तो काल वैसाखी मुख्यतः पश्चिम बंगाल और आपका असम राज्य में होने वाली आपकी एक मानसून पूर्व वर्षा है, जो मुख्यतः वैशाख महीने में अर्थात मई के महीने में होती है। मानसून पूर्व होने वाली वर्षा है, तो इसका आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का उदाहरण है? देखिएगा हमारे यहाँ पर मेनली 3 मंदिर शैलियां प्रमुखता से जानी जाती हैं, जिनमें से अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, मध्य भारत की और दक्षिण भारत की। अगर हम बात करते हैं किसकी, उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में हमारे यहाँ पर जो नागर शैली के मंदिर होते हैं इनका निर्माण होता है। मध्य भारत में वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण होता है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण होता है। अगर लॉजिकली देख लें हम यहाँ पर ऑप्शन को अकॉर्डिंग कि आपके जो मंदिर कहाँ पर है, कैसे क्या है, हम उसी में से अपने आंसर को पिक कर सकते हैं, चुन सकते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी आपका असम में है। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये आपका कहाँ पर? असम में। ये खजुराहो एमपी में। और एकमात्र दक्षिण का मंदिर कैलाश मंदिर आपका एलोरा, ये कहाँ का आपको मिल रहा है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर आपका दक्षिण में द्रविड़ शैली का आपसे मंदिर पूछ रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हुए यहाँ पर आपका कौन सा मंदिर हो जाएगा आंसर? आपका कैलाश मंदिर, आपका एलोरा। अब यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर, ठीक है, कामाख्या मंदिर आपका जो है आपका कहाँ पर? गुवाहाटी असम में है, और ये आपके 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये आपका असम में है, और यहाँ पर माता जो पार्वती हैं उनकी आपकी जो योनि रूप में पूजा होती है कामाख्या माता मंदिर में। और यहीं पर आपको एक बड़ा फेमस मेला है, अम्बुबाची मेला। देखिएगा यहाँ पर आपसे मेले और उत्सव पूछे जा रहे हैं एसएससी द्वारा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अम्बुबाची करके मेला है, वो कहाँ पर होता है? आपका असम में, इसी कामाख्या माता मंदिर के आसपास होता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के पास में होता है, और ये तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाने वाला मंदिर है। रही बात किसकी होती है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। इसे आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से। ऐसी मान्यता है कि जो पहले के समय नाविकों में ऐसी मान्यता थी कि ये जो मंदिर होता था समुद्र के किनारे आपका स्थित होने की वजह से नावों को अपनी ओर आकर्षित करता था, इसलिए इसको ऐसा ब्लैक पैगोडा से उन्होंने नाम दिया हुआ। मान्यताएं अपनी अलग अलग है। अगर बात करते हैं किसकी? कोणार्क की सूर्य मंदिर की। देखिए हमें यहाँ पे भारत में 3 सूर्य मंदिर मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं सूर्य मंदिर की, तो भारत में हमको 3 सूर्य मंदिर पढ़ने होते हैं, जिनमें से एक आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पर? आपका उड़ीसा राज्य में है। दूसरा आपका मार्तंड सूर्य मंदिर है, जो आपका कहाँ पर? आपका ये मार्तंड सूर्य मंदिर, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और एक आपका कौन सा? मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये आपका गुजरात में। अभी रिसेंटली मोढेरा राज्य, मोढेरा का जो गांव है, ये आपका पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला
गांव भी बना था। करंट का क्वेश्चन ये भी था। तो यहाँ पर आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण आपका गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने किया था। क्योंकि तो यहाँ पर आपका ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि मंदिरों का निर्माण किसने कराया, कब कराया। तो यहाँ पर आपका जो मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वर्मन करके शासक हुए, उन्होंने करवाया। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया और इसे शामिल किया गया था 1984 में। तो यहाँ पर आपका जो कोणार्क सूर्य मंदिर बनवा रहे कौन है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम बनवा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, ब्लैक पैगोडा बुलाते हैं। है कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों की बात करते हैं। एक कंदरिया महादेव मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर या जो ऐसे मंदिर है इनका निर्माण किसने कराया था, धंग नामक शासक ने कराया था। ये आपका जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश यानी जिजाक भुक्ति का जो चंदेल वंश है, उस चंदेल वंश के एक शासक हुए कौन, जो आपके धंग, उन्होंने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं बात होती है किसकी, कैलाश मंदिर जो एलोरा महाराष्ट्र में आपके, इनका निर्माण आपका करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। तो यहाँ पर आपका ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा आपका कैलाश मंदिर एलोरा है। ये आपका सिंगल रॉक का टेम्पल है और विश्व की एक बहुत ही अमूर्त आपकी एक इमारत मान सकते हैं जो बहुत ही खास है। इसको निर्माण में आपका लगभग 150 वर्ष लगे और लगभग 25,000 कारीगरों ने माना था, ऐसा लगातार काम किया। ये ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो एक पहाड़ की आपके शिला से आपका इसको ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए बनाया गया है। बेस से आप ऐसे तैयार होता है लेकिन ये ऊपर से नीचे की ओर तैयार हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलाश मंदिर ये आपका एलोरा किसके द्वारा है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर एमपी के खजुराहो में कंदेल वंश के धंग के द्वारा है। यहाँ पर नरसिंह देव वर्मन ने कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया है और ये कामाख्या मंदिर 8वीं शताब्दी में आपका बनने वाला आपका असम का मंदिर। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग आपके मंदिर निर्माण शैलियां हैं, जिनमें से आपके द्रविड़ शैली में कौन सा हो जाता है, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वेद प्राचीन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद की बात हो रही है। यहाँ पे जितने भी वेद है उनमें से सबसे प्राचीन वेद माना गया है आपका किसको, ऋग्वेद को। हमारे यहाँ जो वैदिक पीरियड है, वैदिक डायनेस्टी को हम लोग आपका जो पीरियड को, इसको हम लोग आपका 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो हमारा 600 ईसा पूर्व का जो हमारा टाइम पीरियड था, इसको हम लोग वैदिक काल में मानते हैं। इसको हम लोग आपका बांटते हैं कितने भाग में, 2 भागों में। पहला टाइम पीरियड जो हमारा किसके नाम से जाना जाता है, ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक एरा। इसमें केवल क्या ऐसी मानता है कि केवल किसको लिखा गया, ऋग्वेद को लिखा गया। बाद में आता है हमारा आपका कौन सा, उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमारे आपके अन्य तीनों वेदों को और उनसे जुड़े हुए अन्य उपवेद और ग्रंथों को लिखा गया, जिनमें से हमारा आपका ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ऐसे आपके अन्य ग्रंथों को लिखा गया। तो यहाँ पर सबसे पुराना वेद कौन सा आपका, ऋग्वेद है। यहाँ पर जो आपके प्रारंभ के हमारे आपके 3 वेद थे, जिनमें से आपका कौन सा, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेदों को आपका सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके सिमिलर हैं। लेकिन जो आपका अथर्ववेद है जो सबसे बाद में लिखा गया, यह जो अथर्ववेद है इसके कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी तरीके से अलग हैं और ये आपका क्या कहलाता है, ब्रह्म वेद कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, ब्रह्म वेद कहलाएगा। यह सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा होता है, अथर्ववेद होता है। सामवेद जो होता है ये किसका जनक माना जाता है, आपका संगीत का जनक माना जाता है। बात होती है किसकी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद में ही आपको नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसी में हमें आपका क्या मिलता है, पुरुष सूक्त का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसी में हमें आपका 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। इसी में हमें 7वें मंडल में आपके, तीसरे में है, ये दोनों 10वें में है। 7वें में हमें आपका 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है, यानी 10 राजाओं की लड़ाई का उल्लेख है। तो ऐसे करते हुए हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है, आपका ऋग्वेद माना गया है। तो बहुत कुछ हर किसी में कोई ना कोई क्या है, खास चीजें हैं। यहाँ पर अभी हम लोग इतना देखेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय
पर लगाया गया कर, तो यह वर्चुअल डिजिटल संपत्ति ऐसा बोला गया है। तो अब ये आपके लिए थोड़ा-सा एक नया वर्ड, आपको एक कन्फ्यूजिंग वर्ड क्रिएट किया गया। एक्चुअल में यहाँ पर ये आपका उस समय आपका टर्म था, किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितना कर था? तो ये आपका कर कितना था? आपका 3% था। तो अगर आप ऑनलाइन किसी भी ऐसे मेथड से आप अर्निंग कर रहे हो, तो उस पर आपका कर क्या कितनी दर थी? 3% थी। तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से या क्रिप्टो करेंसी से आपको सरकार ने बोला था कि 3% की दर से हम क्या कर लेंगे? टैक्स लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक ऐसी आपकी मुद्रा जो वास्तविक रूप में एज ए हार्ड कैश या हार्ड मनी के रूप में उपलब्ध नहीं होती, वर्चुअली आपकी ये सर्कुलेट होती है और इसकी डिमांड होती है, उसके मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आपका बात होती है, तो इसके जनक माने जाते हैं, जापान के थे सतोशी नाकामोटो, ठीक है। सतोशी नाकामोटो। अब कई सारी कंपनियों ने अपनी अलग-अलग क्या लॉन्च की हुई हैं, क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की गई हैं। तो यहाँ पर आपका 3% में हमारा आपका क्या होगा? आपका ये था। वहीं पर अगर बात करते हैं एफबी ने, फेसबुक ने भी अपनी डिजिटल करेंसी आपकी लॉन्च की थी, कौन-सी? आपकी लिब्रा। ऐसे करते हुए कई सारी आपकी करेंसीज मिल जाएँगी। तो यहाँ पर आपका आंसर है आपका इसका 3% है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा 1236 ईस्वी से मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका रहीं? रानी मंगलामाल, सुल्ताना चांद बीबी, बेगम सुमो, रज़िया सुल्तान। सबको पता है दिल्ली सल्तनत में एकमात्र गद्दी पर बैठने वाली महिला कौन हुई? रज़िया सुल्तान हुई। रज़िया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये गद्दी पर बैठती है और ये अपने ये दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका होगी या पहला शासक, कोई भी ऐसा मान लीजिएगा टर्म, जो जनता के सहयोग से आपकी क्या करती है? गद्दी प्राप्त करती है। इसके पहले जो भी शासक हुए, वो आपके या इसके बाद में हुए, वो आपके या तो किसी की हत्या करके या उत्तराधिकार में पद प्राप्त करके बैठे। हुआ ये था कि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार के क्रम में अपने पुत्र इब्नुद्दीन फिरोज की जगह पर इसको उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन एक वर्ग होता था जो आपका चहलगानी के नाम से जाना गया, यानी 40 सरदारों का आपका जो समुदाय था, इन लोगों ने क्या किया? इल्तुतमिश के पुत्र इब्नुद्दीन फिरोज को रजिया की जगह पर गद्दी सौंप दी। इसके बाद में इसने जनता के सहयोग से अपने भाई के स्थान पे क्या किया? गद्दी पाई, लेकिन इस 40 सरदारों के ग्रुप और बाकी सब आपके विद्रोहियों या सहयोगियों के विश्वासघात की वजह से इसको क्या किया गया? पद से हटा दिया गया। बाद में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी रज़िया सुल्तान थी। ये आपका बाकायदा पुरुषों की तरह वेशभूषा धारण कर आपका काबा और कुलाह, ठीक है, काबा और कुलाह ऐसे ड्रेस, ये सेटअप पहनकर क्या करती थी? शासन करती थी। ये कुलाह माने आपका टोपी होती थी, काबा एक प्रकार का चोगा या वस्त्र होता था, जो ऊपर से लेके नीचे तक पहना जाता था। तो काबा कुलाह पहन के शासन करने वाली कौन हो जाती थी? रज़िया सुल्तान हो जाती थी। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका कौन हो गई? आपकी रज़िया सुल्तान। या मध्य भारत में आपका पहली मुस्लिम शासिका कौन रही? आपकी रज़िया सुल्तान रही। बाद में तो फिर कई सारी चांद बीबी वगैरह और भी मुस्लिम शासिका। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यहाँ पर आपसे पूछा गया किसके बारे में? रोहिणी भाटे के बारे में। अब देखो यहाँ पर एसएससी का वही पैटर्न है, आपसे नर्तकी पूछ लेता, आपसे कोई नर्तक के बारे में पूछ लेगा, कोई वाद्य यंत्र देगा, उसके आपके संगीतज्ञ पूछ लेगा, या आपका संगीतज्ञ देके वाद्य यंत्र पूछ लेगा। ये आपका पैटर्न है। तो यहाँ पर आपसे अब आप रोहिणी भाटे कोई ऐसे फेमस नहीं है जिनके बारे में आप जानते हो या आपने कभी सुना हो। यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया किसके बारे में? रोहिणी भाटे के बारे में। ऑप्शन में आपका ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और कथक है। तो ये आपकी कहाँ की, आपकी किस नृत्य की हैं? कथक की हैं। कथक से संबंधित कौन है? रोहिणी भाटे। और ये आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक होता है। सत्रिया की बात करते हैं, ये कहाँ का होता है? आपका असम का होगा। मणिपुरी कहाँ का होगा? आप सबको पता है, नाम में ही मणिपुर का है। और ओडिसी कहाँ का है? आपका ये उड़ीसा का है। तो यहाँ पर आपके शास्त्रीय नृत्यों में से कथक से कौन संबंधित है? रोहिणी भाटे। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा? कथक। आगे देखते हैं। विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब नॉर्मल से बच्चा भी कर लेगा कोई भी छोटा सा, कि वो कहाँ पर आपका कौन सा ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर लिक्विड में आपका वाटर है। तो सबको पता है कौन? आपका अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर हमारा आपका क्या होता है? आपका जो वाटर है आपका वो है। इसी वजह से क्या है? पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन होने की पहला एक रीजन, सबसे पहला तो आपका कि पानी होना है, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर का होना है।
क्योंकि जो अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से जो एटमॉस्फेरिक जो भी हमारी गैसेस होंगी वो आपकी सराउंडेड है, आपकी रुकी हुई हैं, चारों ओर से उन्होंने घेर के रखा हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि आपका जैसे आपका मून की ही बात करते हैं, मून का आपका जो ग्रेविटी होगी वो आपका अ, बहुत कम है, अर्थ की अपेक्षा 1/6 है, इस वजह से आपकी गैसेस वहाँ से आपसे चली जाती है, पलायन कर जाती है वहाँ के एटमॉस्फेयर से, इसलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेम यही चीज़ आपका आपके अदर प्लैनेट्स पे भी है, लेकिन अर्थ में यहाँ पर ऐसा नहीं है, गैसेस है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी अदर गैसेस है, इस वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। वीनस की बात करते हैं तो ये हमारा आपका सर्वाधिक हमारा आपका दैनिक तापमान, इसी को हम लोग आपका प्रेशर कुकर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि CO2 गैस की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसे हम लोग आपका मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। बाकी होता क्या है कि जितने भी हमारे आपके प्लैनेट हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, वो हमारे यहाँ क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। लेकिन हमारा आपका दो प्लैनेट, पहला हमारा आपका वीनस और दूसरा हमारा आपका यूरेनस, ठीक है। तो ये हमारे आपके दो वीनस और यूरेनस, ये दो हमारे आपके क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। दो आपके प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके उल्टा घूम रहे हैं, एंड शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण ये एकमात्र दो आपके ऐसे ग्रह हैं जो आपके क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, बाकी सारे किधर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आपका सारे ग्रह, बाकी सबको पता है सैटर्न के चारों ओर आपके रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मार्स आपका लाल होता है, इसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इस वजह से आपका ये लाल कलर का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हुई है। तो यहाँ पर हमारा के फॉरेन सेक्रेटरी की बात की जा रही है, तो हमारे आपकी कौन है, नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने, विनय मोहन क्वात्रा। पहले हमारे आपके सुब्रमण्यम जयशंकर जी थे, उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला जी आए, और अभी के समय कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। अभी के समय हमारे आपका ये फॉरेन मिनिस्टर है हमारे आपके कौन, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। तो अभी हमारा आपसे करंट में एक नियुक्ति पूछी गई थी किसकी, आपकी लास्ट ईयर की, विनय मोहन क्वात्रा, ये कौन है, आपके विदेश सचिव है। अगला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं, उनके हाथ पैर संधि युक्त होते हैं। संधि का मतलब होता है आपका क्या होता है, ज्वाइंट होता है। आप जो भी उनके हाथ या पैर होंगे तो वो आपके एक ऐसे समूचे नहीं होंगे, उनमें ज्वाइंट होंगे। जितने भी हमारे आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को हम लोग आपका क्या करते हैं, आपके इस आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में रखते हैं। आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में हम इन जीवों की खास बात ये होती है कि इनके क्या होते हैं, आपके सबसे पहले तो बॉडी को हम 3 पार्ट में बाँटते हैं। सिर होता है आपका, या चेस्ट होता है, और आपका स्टमक का पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है, और ये इनके जो आपके पैर होते हैं, उनमें आपके क्या होते हैं, 6 जोड़ी पैर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, उनके जो पैर होंगे कैसे होंगे, संयुक्त होंगे, जॉइंट होंगे, और द्विपक्षीय रूप से क्या होगा, आपका सममित होंगे। तो यहाँ पर आ और बा दोनों सही होंगे। आर्थ्रोपोडा हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव वर्ग है। कि इस जीव वर्ग में हम मेनली जो भी हमारे आपके कीट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उनको रखते हैं। मच्छर या जो भी ऐसा देखते हैं, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। तो इसका आंसर आपका और आपका दोनों सही होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिएगा, इस आर्थो का अर्थ ही होता है आपका, आर्थो का अर्थ ही होता है आपका क्या होता है, ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आपका इसको आर्थ्रोपोडा से नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए सपनों में से कौन सा कथन सही है। रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आया था। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है कि रॉबर्ट क्लाइव जब आया था वो 18 साल का था, और वो एज ए क्लर्क की पोस्ट पर क्या करता है, भारत में आता है। जब अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से लड़ाई होती है, तो फ्रांसीसियों से लड़ाई के समय रॉबर्ट क्लाइव को डिसीजंस होते हैं जिनकी वजह से अंग्रेजों को फायदा मिलता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, प्रमोशन पाता है, और भारत में पहला आपका क्या बनता है, गवर्नर बनता है। ब्रिटिश आपके रूलिंग था। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में आने वाला है, नॉर्मली आपका क्लर्क था, जो प्रमोटेड होकर बाद में क्या बनता है, पहला आपका गवर्नर बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, इस बक्सर की लड़ाई के बाद में क्या हुआ,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में क्या हुआ, प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया था, क्योंकि उसके बाद में आपकी उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया था। तो आ और बा क्या हो गए थे, दोनों सही हो गए थे। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है। 1757 में होने वाला जो प्लासी का वार था, भारत में ब्रिटिश एम्पायर का आपका जो होगा नींव पड़ेगी। सेकंड आपका जो बक्सर का युद्ध होगा, इससे इस्टेब्लिशमेंट होगा, स्थापित होगा कौन सा, ब्रिटिश साम्राज्य भारत में। ठीक, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि होती है, जिसके बाद में ब्रिटिश जो रूलिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से इंटरफेरेंस करते हुए आपके रूल करती है आपके इंडियन जो स्टेट्स होंगे उनमें। इसीलिए वो अपने रेजिडेंट्स को नियुक्त करती थी, अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती थी, ताकि वो क्या करें, राज्यों के कार्यों पर निगरानी रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस वे पटना का नाम पहले क्या था। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका उत्तर प्रदेश में आपका यमुना एक्सप्रेसवे का, तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसका पहला नाम आपका कौन सा था, ताज एक्सप्रेसवे था। यमुना एक्सप्रेसवे आपका 9 अगस्त 2012 को इसका उद्घाटन होता है, और ये लगभग आपका 165 किलोमीटर आपका लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था, जिसको 9 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था। और इसका पहले नाम क्या था आपका, ताज एक्सप्रेसवे था। ये क्या करता था आपका, ये नोएडा से जोड़ता था किसको, नोएडा से जोड़ता था किसको, आपका आगरा को जोड़ता था। तो अभी इसका नाम क्या होगा, यमुना एक्सप्रेस हो गया है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। सर्वाधिक कहाँ पर, यूपी में है। और जिनमें से हमारा आपका जो सबसे लंबा हमारा आपका यूपी का था, वो आपका निर्माणाधीन है। ये कौन सा आपका, गंगा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो इस गंगा एक्सप्रेसवे को भी याद रखिएगा। ठीक, अभी रिसेंटली क्या हुआ हमारा आपका, नई दिल्ली से बंबई के बीच में, ठीक है, नई दिल्ली से मुंबई के बीच में भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज का क्या किया गया, इनॉग्रेशन किया हुआ है। तो अभी आपके करंट में आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ताज एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार है। नाम से ही लगता है हमारा आपका ये उत्सव, आप इधर तो सुनते नहीं। कहाँ का है, नॉर्थ ईस्ट का, कहाँ का आपका, नागालैंड का। ठीक है, अगला देखिएगा, लेकिन किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था, उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो शुद्धि आंदोलन किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती का था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे आपके लोगों के लिए जो आपके फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिए गए थे किसी अदर रीजन में, चाहे वो इस्लाम हो या फिर आपका ईसाई हो, उनको वापस आने के लिए क्या किया था, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और इन्होंने क्या किया था, बाकायदा आपका हिंदू धर्म में जो व्याप्त पाखंड है उसको हटाने के लिए पाखंड खंडनी पताका की भी आपकी क्या की थी, आपकी मतलब फहराई थी। इन्होंने यहीं पर आपका एक नारा भी दिया था, क्या क्या बोला था कि वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने वेदों की सही से व्याख्या करने की भी कोशिश की थी। और इसी क्रम में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आपका सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब भी लिखी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, एक संस्था भी बनाई थी, संस्था का नाम था आपका आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर होती है, आपके बंबई में। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित हो जाता है, आपका लाहौर में हो जाता है। तो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। पाखंड, आडंबर या जो भी हमारे के जटिल रीति रिवाज थे उनसे इन्होंने दूर करने की कोशिश किया, सही से वेदों की व्याख्या करने की कोशिश की। इन्होंने ही आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार हमारा आपका हिंदी भाषा को, ठीक है, पहली बार इन्होंने क्या किया, आपका हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की थी। और सबसे पहले इन्होंने ही आपके स्वराज शब्द की व्याख्या की थी, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दोनों चीजें इन्होंने बोला था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यानी ब्रिटिशर्स की कितनी भी अच्छी रूलिंग क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीयों के खुद के अपने शासन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके बाकी रामकृष्ण परमहंस है, केशव चंद्र सेन है, नरेंद्रनाथ दत्त है। तो रामकृष्ण परमहंस जो हमारे आपके ये विवेकानंद जी के गुरु थे, यानी नरेंद्रनाथ दत्त जी के गुरु थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ये आपके संबंधित ब्रह्म समाज से, इन्हीं के समय ब्रह्म समाज का सबसे ज्यादा क्या हुआ था, विकास हुआ था। बाद में इन्होंने खुद की एक भारतीय ब्रह्म समाज बना ली थी। इन्हीं के प्रयासों से 1872 में एक एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़कों के शादी के लिए आपके 18 साल एज कर दी गई थी, और लड़कियों के शादी के लिए आपकी एज कितनी कर दी गई थी, 14 साल कर दी गई थी। तो ऐसे में केशव चंद्र सेन के बारे में भी है, हेलो, इनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है। रही बात है आपकी किसकी, आर्टिकल 280 की। तो आप पूछ रहा है आपसे आर्टिकल 280
किस टर्म की बात करता है? तो यहाँ पर 280 संबंधित है किससे? वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से। यहाँ पर आर्टिकल 280 वित्त आयोग की व्याख्या करता है कि वित्त आयोग की स्थापना कैसे क्या होगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग का कार्य क्या है? ये आपका मेनली राज्य और केंद्र, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका धन का बंटवारा है उसके लिए क्या करता है? ये आपका वित्त आयोग कार्य करता है या सुझाव देता है। तो राज्य और केंद्र के बीच में धन बंटवारे के लिए जिम्मेदार आपका कौन सा? आपका या सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करने वाली संस्था है वित्त आयोग। अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो आपके केसी नियोगी, इनको याद रखिएगा, ये आपके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा जो पहला वित्त आयोग बना था 1952 से लेकर 57 तक, इसके आपके अध्यक्ष कौन थे? आपके केसी नियोगी थे। रिसेंटली आपका 2017 में आपका 15वां वित्त आयोग बना था। इस 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह है, ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो हमारा आपका 14वां, अच्छा 2017 में इसका गठन है, ईयर मत मान लेना, ये काम कर रहा है आपका कब से? 2021 से लेकर 26 तक के लिए काम करेगा। 14वां वित्त आयोग था, इसके पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी थे, ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी हैं और अभी करंट में कौन है? एनके सिंह है 15वें के, उसके पहले 14वें के कौन थे? वाई वी रेड्डी थे। वित्त आयोग का कार्य क्या है? राज्य और केंद्र के बीच में धन बंटवारे का कार्य करना। आर्टिकल कौन सा होगा इसका? 280 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही सूत्र है? यहाँ पर आपसे सोडियम एल्यूमिनेट का सही सूत्र पूछ रहा है, तो आपका Na3AlO, Na3AlO2, Na3AlO3, Na2AlO3। यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट का सही सूत्र होगा आपका Na3AlO2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुडेटू किस भारतीय राज्य के पारंपरिक लोक नाट्य की शैली है? तो यहाँ पर आपका मुडेटू आपका ये नृत्य शैली बिलोंग करती है किससे? आपका केरल से। केरल में आपका स्थानीय रूप से किया जाने वाला एक नृत्य है जिसमें आपका माता काली, देवी काली और एक राक्षस जो होता है आपका, उसका नाम होता है दारिका, इनके बीच में क्या होता है? युद्ध का आपका एक आपका वर्णन होता है, ठीक है, या मंचन होता है। तो राक्षस दारिका और माता काली के बीच में जो हमारा युद्ध है उसका प्रदर्शन किसमें होता है? आपका मुडेटू में होता है, और इसे यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये यूनेस्को की आपका यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज का क्या है? ये हिस्सा है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। आपका कौन सा? मुडेटू है किस राज्य को बिलोंग करता है? आपका केरल को बिलोंग करता है, ठीक। इसे 2010 में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा कोशिका अंग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अंतःकोशिकीय आपका, ठीक है, आपके परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा आपका जो किसी आपका पूछ रहा है सेल का कौन सा ऐसा पार्ट होगा, कोशिका का कौन सा ऐसा भाग होगा जो ऐसा कार्य करेगा? यहाँ पर लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःपदवी जाल का, और इसको हम लोग आकर बोलते हैं एंडोप्लास्टिक प्लास्टिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो हमारे एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है, यही हमारे आपके क्या होगी? आपकी आंसर होगी अंडापतवी जाल का होगी। तो अब ये एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होती है, करती क्या है? एक्चुअल में ये आपके कोशिकाओं को बांधे रखने वाले अंतर कोशिकीय पदार्थ का निर्माण करती है, इसीलिए इसको आपका अंतःपदवी जालिका को बुलाया जाता है कि आपका कोशिका का कंकाल तंत्र। इसको क्या बुलाते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र बुलाते हैं, क्योंकि ये आपकी कोशिका के जो आपके पदार्थों को बांधे रखने वाले अंतर कोशिकीय पदार्थों को निर्माण करेगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये कोशिका का क्या होता है? आपका पावर हाउस कहलाती है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है, ठीक है। ये स्केलेटन सिस्टम है, ये आपका ये है, ठीक है। लाइसोसोम को इसको हम लोग आत्महत्या की थैली बुलाते हैं, सुसाइड बॉम्ब बुलाते हैं, ठीक है, आत्महत्या की थैली बुलाते हैं। गोल्गी बॉडी को हम लोग कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बुलाते हैं, ठीक है। ये कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर क्या करता है? आपका नियंत्रण रखता है। यहाँ पर हर किसी के बारे में कोई ना कोई क्या है? खास बात है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, गोल्गी बॉडी ट्रैफिक पुलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हो, आपके अंतःपदवी जाल का स्केलेटन है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया। तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही हो गया, किसने जीता किसने हराया? 2021 में होगा पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, कहाँ पर होगा? जीता किसने? न्यूजीलैंड ने, हराया किसको? भारत को।
लेकिन इस मैच की मेजबानी किस देश ने की, ये पूछ लिया गया। ऑप्शन में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, इसमें क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने किसको हराया था, आपका भारत को हराया था। पहला क्वेश्चन है, लेकिन किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पंचम दा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन आपके हैं, तो ऑप्शन में जगजीत सिंह, आर डी बर्मन, ए आर रहमान और जाकिर हुसैन। तो पंचम दा आपके नाम से जाने जाते हैं कौन, आपके आर डी बर्मन जाने जाते हैं, बहुत फेमस आपके संगीतकार, इन्होंने बहुत सारे आपके गाने दिए, आपने सुने भी होंगे। तो यहाँ पे कौन है आपके, आर डी बर्मन। ए आर रहमान जो थे, इन्होंने क्या जीता हुआ था, ऑस्कर जीता हुआ था। ये आपके इन्होंने ऑस्कर जीता है, इन्होंने ग्रैमी जीता है। इन्होंने आपके जीता है किसके लिए, अपनी मूवी स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, ठीक है, स्लम डॉग मिलेनियर के लिए इनको आपका ए आर रहमान को क्या मिलता है, आपका पुरस्कार मिलता है, ऑस्कर पुरस्कार। अगला है द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज इज कॉल्ड, ठीक है, तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों का आना जाना क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन में माइग्रेशन, डेवोल्यूशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और मोरालिटी। तो यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, आपका माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है, इसी को हम लोग आपका प्रव्रजन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, प्रवास भी बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। जब किसी भी आपकी वजह से आप क्या करो, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाओ, तो वो क्या क्रिया क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है। ये आप राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, किसी अन्य भोजन की आवश्यकता होती है, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है। जैसे अभी के समय तुर्की में क्या हुआ, भूकंप आया हुआ, तो तुर्की में जिन लोगों ने अपने घरों को खो दिया, वो अपने ऐसे स्थानों की ओर जा रहे हैं या जहाँ पर उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सके, या अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वजह से वहाँ के लोग अब पलायन कर जाते हैं, अपना घर छोड़ के चलाते हैं। या एग्जाम्पल में हम लोग और बेटर समझ सकते हैं, जो साइबेरियन आपके बर्ड्स होते हैं, वो आपके ड्यूरिंग जो पीक आपका विंटर होता है, वहां पर आपके क्या करते हैं, साइबेरिया से आपके इंडिया या फिर जो भी हमारे आपके जो निम्न क्षांशीय देश होते हैं आपके, उनकी ओर चले आते हैं, ताकि वहां पर उनको गर्मी मिल सके उस क्षेत्र की अपेक्षा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइग्रेशन कहलाती है। बाद में क्या करते हैं, अपने स्थान की ओर आपका लौट जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका माइग्रेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट है, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कृत्य विधेयक। सबको पता है, बहुत ज्यादा इश्यू था, कंट्रोवर्शियल। 3 कृषि कानून लाए गए थे, उन 3 कृषि कानूनों को क्या किया गया था, बाद में सरकार ने किसानों के विरोध के कारण आपका रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3 कृषि कानून थे। पहला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। देखो यहाँ पर क्या सबसे कम साक्षरता दर की बात करते हैं, तो हमारा आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। हमारे यहाँ पर साक्षरता दर की बात करें, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, आपका केरल है। केरल में हमारे आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और ये आपकी लगभग लगभग 94% है आपकी, ठीक है। केरल में कितनी है, 94% के करीब का लिटरेसी है। और वहीं पे बिहार की बात करते हैं, यहाँ पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है, यहाँ पर सबसे कम है। और ये जो बिहार की लिटरेसी रेट है, उसकी कंडीशन क्या है, वो लगभग लगभग आपके मात्र केवल केवल 61% है। तो ऐसे में जितने स्टेट है, उनमें से सबसे कम कहाँ की, बिहार की। अगर हम बात करते हैं किसकी, भारत की, भारत की लिटरेसी रेट की कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस, तो यहाँ पर आपका 2011 में जो होगा हमारा आपका, ये भारत की साक्षरता दर लगभग 74.04% थी, 74.04% थी। जिसमें से अगर हम बात करते हैं मेल कैटेगरी की, तो मेल्स की आपकी जो आपकी पुरुष साक्षरता दर थी, वो आपकी 82.14% थी। अगर वहीं पे बात करते हैं किसकी, फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी की जो आपकी लिटरेसी थी, वो थी 65.46%। तो यहाँ पर ही हमारी आपकी दो अलग अलग आपकी क्या है, लिटरेसी रेट थी। अगला देखते हैं, एक भारतीय खेल है जिसमें रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने का प्रयास करता है। सबको पता है कि आपका कौन सा खेल होता है, कबड्डी होता है, बचपन में सबने खेला है, सब जानते हैं। कबड्डी में क्या होता है, आपका बिना सांस लिए आपको दूसरे पाले में जाना होता है, और एक टाइम के अंदर आपको क्या करता है, आपको उस टाइम तक रहता है, आपको रेड करनी होती है, आपको किसी को टच करना होता है, या फिर आपको अपना पॉइंट जो भी अर्न करना है, पॉइंट अर्न करके वापस आना होता है। तो खेल कौन सा होता है, आपका कबड्डी होता है। लेकिन इनसे कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर आके प्रेम्बल में पूछ रहा है, आपका कौन सा पार्ट नहीं है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, कुलीन तंत्र। तो सबको पता है यहाँ पर आपका क्या है, आपका कुलीन तंत्र हमारी आपके प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक, हमारे यहाँ पे देखो प्रस्तावना जो थी, प्रस्तावना जो आपका संविधान का आपका ढांचा अंग है कि नहीं, इस पर आपके कई सारे केसेस आते हैं। बाद में क्या होता है, केशवानंद भारती का जो केस होता है, उस केशवानंद भारती के केस में संविधान प्रस्तावना को संविधान का क्या मांग लिया था, अंग मांग लिया जाता है। और इसके अंतर्गत में 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़ दिए जाते हैं, जो आपके कौन कौन से होते हैं,
सोशलिस्ट आपका समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और आपका कौन सा अखंडता, ठीक, तो सॉवरेनिटी, ठीक है, और ये हमारा आपका 3 वर्ड जोड़े जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं किसके, स्वतंत्रता, न्याय और समानता। तो हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, न्याय देता है, समानता देता है। अब देखा जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता को याद करने का तरीका, कितनी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है या कितने प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर हमारी प्रस्तावना में 1 2 3 4 5, तो हमारे संविधान में कितने आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को उल्लेख है। न्याय कितने प्रकार का देगा, तो 1 2 3 वर्ड है, तो कितने आपके न्याय देगा, हमारा आपका 3 प्रकार का न्याय देगा। अगर समानता की बात करते हैं, समानता में 4 नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे हमें आपके कितना मिलता है, 2 प्रकार के समानता को उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता है, ठीक है, न्याय है और हमारा आपका समानता है। समानता हमारे संविधान में किसकी है, प्रतिष्ठा की समानता है और अवसर की समानता है, ठीक। न्याय की बात करते हैं, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनैतिक है, ठीक। और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये आपका कौन सा है, धर्म की है, विचार की है, विश्वास की है, अभिव्यक्ति की है और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को लेकर इसमें हमारे आपके संविधान में है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, न्याय और समानता ये आपके सामने एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है, ठीक है, डायरेक्ट दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आपकी आत्मकथा है, तो किसकी थी आपकी, है कपिल देव की। कपिल देव जी संबंधित है 1983 के आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता टीम के कैप्टन थे। 1983 में क्या हुआ था, कपिल देव ने आपका क्या किया था, उस टीम को लीड किया था जिसने आपका वर्ल्ड कप जीता था। इनकी आत्मकथा कौन सी, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। रही बात अगर बात करते हैं 2011 की, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसके विजय भारत में 2 ही बार जीता, एक बार 1983 में, दूसरी बार 2011 में। 2011 के वर्ल्ड कप के विजेता टीम के कैप्टन कौन थे, धोनी थे। और इस साल 2023 में भी हमारा आपका जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ पर होना है, आपका भारत में होना है। अब अगली पॉसिबिलिटी देखिए कौन जीतता है। तो ये आज हमारे आपके रहे कुछ क्वेश्चन, इनमें से हम लोगों ने आपके बहुत सी आपको कुछ क्वेश्चन नए सीखने को मौका मिला होगा, हेल्पफुल रही होगी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने सामने और लोगों को भी जोड़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा और इसकी पीडीएफ के लिए आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर के टेलीग्राम ग्रुप के सामने। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।